अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज भारत से जॉइन किया है आरती टिक्कू ने। हम उनको टीवी पे देखते रहते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात करती हैं। थैंक यू सो मच आरती कि आज आप आई हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आरज़ू, और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे अपने प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया। आपको हम देखते रहते हैं इंडिया में और आपके शोज़ की काफ़ी हम लोग प्रशंसा भी करते हैं और आपकी ख़ासकर बहुत हम प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप बहुत एक तरीके से, एक सलीके से, बिना शोर-शराबे के और अपनी बात जो है बिल्कुल बेखौफ़ आप करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और आरती, हम सबसे पहले बात अगर हम करें इंडिया पाकिस्तान की, क्या देख रही हैं आप आजकल जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो, चाहे पॉलिटिकल क्राइसिस जो यहाँ पर हैं, और साथ साथ बार बार बात की जाती है, कभी इंडिया के साथ मैचेस के ऊपर बात की जाती है तो वो कहते हैं यहाँ आके नहीं मैच खेलेंगे पाकिस्तान सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और कभी बात की जाती है ट्रेड की। डू यू थिंक कि कोई इस किस्म का एटमॉस्फेयर बन सकता है जिसमें इंडिया पाकिस्तान किसी एक टेबल पे बैठ के बात करें और अपने इश्यूज को सॉल्व कर पाए? अर्ज़ू, एक आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सवाल पूछा है और बहुत उसके एंड्स है, अलग-अलग एंड्स है जो मैं कवर करना चाहूँगी। श्योर। पहली तो ये कि जो पाकिस्तान की जो हालत है अभी, उससे हमें बिल्कुल भी कम से कम मुझे एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स होने के नाते मुझे बिल्कुल कोई अचंभा नहीं है। और दूसरा ये कि एक कश्मीरी होने के नाते भी मैंने जे-एंड-के जो है बहुत अरसे से लगभग 20-25 साल से मैं कवर करती आ रही हूँ और काफ़ी इस पे काम भी किया है। तो उसको देखने के बाद ये बिल्कुल हमें सरप्राइज़िंग नहीं लगता कि पाकिस्तान की ये हालत हुई है। और आपको अगर मैं कहूँ कि ये मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूँगी, ये हमें आज का नहीं, ये हमें पिछले 25-30 साल से ये लग रहा था कि पाकिस्तान की हालत एक दिन ऐसी होगी कि ये लोग इनके जो आम लोग हैं, जिनका इसमें उतना बड़ा कोई ये नहीं है, उनकी कोई गलतियाँ नहीं है, जो इनोसेंट सिविलियंस हैं, उनकी हालात ऐसे होंगे कि वो सड़कों पे वो एक चावल के दाने के लिए लड़ रहे होंगे और तरस रहे होंगे। तो वो क्यों? अब ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये पाकिस्तानियों को तो नहीं दिखेगा, ये पाकिस्तान में जो अम, पिछले 30-35 साल से जो चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, उनको नहीं समझ आएगा कि हमें कैसे पता था कि ये होगा? या हमें कैसे दिखता था कि ये होगा पाकिस्तान के साथ? उसकी वजह 2 वजह हैं। एक वजह ये कि जो पाकिस्तान का ऑब्सेशन जो रहा ज़ियाउल हक के टाइम से नहीं, इनफैक्ट कई लोगों का मानना है, आपके कई सारे एक्सपर्ट्स हैं और जो डॉन में लिखते हैं, कई सारे नेशन में लिखते हैं, कई सारे लोग लिखते हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान की कहानी जो खराब हुई है वो ज़ियाउल हक के टाइम से हुई। बट बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये उस दिन से खराब हुई जब 1947 में पाकिस्तान के जो आर्मी अनऑफिशियली जिन्होंने हमला किया कश्मीर पर और कबाली रेडर्स जो थे जिन्होंने बहुत जातियां की, रेप किए, मर्डर्स किए, लूट मचाया कश्मीर में, हमको उस दिन से ये मालूम है कि पाकिस्तान का जो रास्ता है ये बहुत गलत रास्ते पे निकल गए हैं और इनकी हालत एक ना एक दिन खराब होगी। 1990 में जब इन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार करवाया अपने आतंकवादियों से, उसमें सबसे पहले तो जेकेएलएफ के लोग थे जिनको इन्होंने ट्रेन करवाया पाकिस्तान में, यासीन मलिक के जैसे गैंगस्टर्स और टेररिस्ट को, वो लोग, और साथ में फिर उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन को भी खड़ा कर दिया, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और डजन्स ऑफ डजन जो आतंकी ग्रुप बनाए। तो हमें पता था एज अ स्टूडेंट ऑफ, मैं बता सकती हूँ कि एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, ये जब मैं हम लोग डिस्प्लेस हुए ना, हमारा नरसंहार हुआ और हम रेफ्यूजी बन गए अपने ही कंट्री में, तो इन सारी चीजों को मैं लगातार एज अ बचपन से ही स्टडी कर रही हूँ। तो उस समय भी ये लगता था कि एक दिन तो ऐसा आएगा, क्योंकि जो ऑब्सेशन है कश्मीर के लिए पाकिस्तानी मिलिट्री का
और जो पूरा इन्होंने ज़हर घोला हुआ है इस्लामिक जिहाद का, जो हर मदरसे में पढ़ाते हैं, जो इन्होंने मस्जिदों से ऐलान करवाए, कश्मीर में भी और पीओके में भी वैसे चीज़ें करवाई। तो हमें पता था कि इस्लाम का जो इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है, अ, ये इसका इस्तेमाल इन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ किया है, लेकिन एक न एक दिन ये जो मॉन्स्टर है इनको ही खाएगा, और वही हुआ। आप देख रहे हैं सितंबर 11 के बाद जो मुशर्रफ ने, आपको याद होगा, वॉर ऑन टेरर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उस वक्त उनकी एक इम्पॉर्टेंट स्पीच थी मुशर्रफ की, और उन्होंने अपने पाकिस्तान जनता को ये कहा था कि भाई हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है इतिहास में, या तो हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा, ये जो इस्लामी जिहाद है, ये जो मदरसों में जो रेडिकलाइजेशन हो रही है, मस्जिदों से जो रेडिकलाइजेशन हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा। तो वो स्टेटमेंट में वो वाकई वो बिलीव करते थे कि नहीं, या उन्होंने उनकी पॉलिसीज वो वाकई इम्प्लीमेंट की कि नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो स्पीच इम्पोर्टेंट है। उस स्पीच के पीछे जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इम्पोर्टेंट है, और वो पाकिस्तान को नहीं समझ आया, मुशर्रफ के होते हुए भी नहीं समझ आया, और मुशर्रफ के बाद में भी नहीं समझ आया। मुशर्रफ के जाने के बाद भी, जब मुशर्रफ को जलील करके उन्होंने वतन से निकाल भी दिया, उसके बाद भी वो बाज नहीं आए। वो शरीफ हो, वो भुट्टोज हो, वो बाजवा हो, वो कयानी हो, वो कोई हो, पाकिस्तान और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इन कोई भी हो, उनको ये नहीं समझ आया कि जो मुशर्रफ ने उस दिन कहा था वो बहुत अहम बात कही थी, क्योंकि उसने ये कहा था कि अगर हमने इसको नहीं रोका, इस मशीनरी, इस्लामिक जिहाद की जो मशीनरी है, ये पाकिस्तान को तबाह कर देगी। अगर हम इसको रोकेंगे नहीं और इसको रिवर्स नहीं करेंगे, रिफॉर्म नहीं करेंगे, तो हम लेने के देने पड़ेंगे, और वही हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि एक एक बात जो है, हम लोगों ने जो सोची थी और हम लोगों को जो दिख रहा है, वो सब सच हो रहा है। अब सवाल ये है कि आपका जो दूसरा प्रश्न है, साथ ही में जो आपने पूछा कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान किसी एक टेबल पे आ सकते हैं, सवाल हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो मैं कहूंगी सेकेंडरी है, सेकेंडरी भी नहीं है, टेरिटरी है। पहला सवाल ये है कि जो रावलपिंडी में लोग बैठे हैं, क्या वो एक टेबल पे आके इस पे एक सहमति बना सकते हैं, कंसेंसस बना सकते हैं कि जो उन्होंने पिछले 75 साल से किया इस्लाम के नाम पे। सबसे पहले तो उन्होंने जो इस्लाम के नाम पे, मोहम्मद अली जिन्ना ने, इकबाल ने, जो इस्लाम के नाम पे एक कंट्री क्रिएट की और स्टेट क्रिएट की, एक आर्टिफिशियल स्टेट क्रिएट की, क्या वो, एक तो पहले उनको ये समझना पड़ेगा क्या ये लेजिटिमेट डिमांड थी। दूसरी बात, अच्छा पाकिस्तान बन भी गया तो क्या जो इनकी पॉलिसीज रही है इस्लामिक स्टेट बनाने की, और इस्लामिक, हमने ये भी देखा कि जिन्ना के मरने के बाद, जिन्ना पे अभी भी डिबेट होते हैं कि वह सेकुलर पाकिस्तान के लिए थे कि वो इस्लामिक पाकिस्तान के लिए थे। तो इसमें दोनों पक्ष जो है उनके बराबर बराबर पॉइंट्स है, क्योंकि एक तरफ बेशक जिन्ना को कह सकते हैं कि हाँ वो तो वाइन ड्रिंकिंग और वो तो पोर्क भी खाते थे, तो वो सेक्युलर थे उस तरह से, लेकिन जो पॉलिटिक्स थी वो बिल्कुल कम्युनल थी। पॉलिटिक्स जो थी उन्होंने भी इस्लाम का इस्तेमाल किया। तो पहले जो फंडामेंटल्स है रावलपिंडी में, ये क्लियर होने चाहिए कि उनके फंडामेंटल जो है 1947 से लेकर अभी तक वो गलत फंडामेंटल्स है। वो गलत फंडामेंटल्स पे कोई भी स्टेट जो है सस्टेन नहीं कर पाती है, ना तो शॉर्ट टर्म में ना ही लॉन्ग टर्म में। और दूसरी बात ये कि अगर चलो कंसेंसस भी बन जाता है कि भाई हाँ फंडामेंटल्स हमारे गलत थे, हमारे को नई दिशा में जाना चाहिए, हमको सेकुलर स्टेट बनना चाहिए, उसके बाद सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये सोचना कि पाकिस्तान उसी में समझ आएगा उनको कि अगर ये इशू है कि फंडामेंटल्स गलत थे, तो फिर कश्मीर पे पाकिस्तान का तो कोई ना, वैसे भी उनका कोई लीगल अधिकार है नहीं, कोई मॉरल अधिकार भी नहीं है, बट उनके अपने दिमाग में जो फंडामेंटल्स चूंकि गलत थे,
उन फंडामेंटल्स की वजह से वो J&K पे वो उन्होंने हमले बोए, उन्होंने चार जंगें करी हिंदुस्तान के साथ, और पिछले 35 साल में कश्मीर में जहाज चलाया, पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट चलाया। तो ये जो हिंदुस्तान से नफरत करने के जो फंडामेंटल्स है, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तब तक इंडिया के साथ बात करना तो मतलब मैं कहूंगी फिजूल है। कोई उन पे विश्वास भी नहीं करेगा, इंडिया में उन पे कोई विश्वास नहीं करेगा कि इनके अब अचानक से 75 साल के बाद अचानक से पाकिस्तान में इतना एनलाइटनमेंट आ गया है, रावलपिंडी में इतनी समझदारी आ गई है कि उनको लग रहा है कि उन्होंने पूरा गलत उनके फंडामेंटल्स थे। लेकिन अगर सिविल सोसाइटी का प्रेशर बनता है, जो कि बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, जब आपने बरेलवीज को ही इतने फंडामेंटलिस्ट बना दिया है, आज तो आपके बरेलवी लोग भी फंडामेंटलिज्म की बात करते हैं, आज तो आपके सूफी भी फंडामेंटलिज्म की बात करते हैं, आपके लोग जो है वो ब्लेस्फेमी पे जब कोई कत्ल होता है उसको जस्टिफाई करते हैं। तो ऐसी सोसाइटी को के लिए बहुत बड़े लेवल का रिफॉर्म होना चाहिए अंदर ही अंदर, उसमें कोई और नहीं कर सकता, हिंदुस्तान नहीं कर सकता है, कोई अमेरिका आके नहीं करेगा, कोई चीन आके नहीं करेगा, ये पाकिस्तान के लोगों को खुद समझना पड़ेगा। अब रही बात की टेबल पे आए और बात करें, तो भाई पहले तो आपको यही कहना पड़ेगा कि हाँ, आपका कोई अधिकार नहीं है जम्मू एंड कश्मीर पे, क्योंकि वो उसका फंडामेंटली गलत है। आप कह रहे हो टू नेशन थ्योरी, और आप कह रहे हो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, और आप कह रहे हो कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता है, और आप कह रहे हो मुसलमानों के लिए अलग से एक स्टेट होना चाहिए। तो वो फंडामेंटल सारे गलत है, इसलिए आपको पहले तो J&K पे अधिकार छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, आपको कायदे से आपको ये भी कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो इलीगल ऑक्यूपेशन है, वो सही नहीं था, ना तब था, 1947 में भी नहीं था, और अभी भी नहीं है, क्योंकि आपका फंडामेंटल गलत था। जब तक आप ये फंडामेंटल पे आप रिफॉर्म नहीं करेंगे, रिवर्स नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान स्टेट की जो स्टेबिलिटी है उस पर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और इंडिया पाकिस्तान की जो हार्मोनियस एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है। आपको फंडामेंटल लेवल पे चेंज होना होगा। एक बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए भी ये मुश्किल होगा कि वो इस तरह की बात करे कि वो कश्मीर के तरफ से हट जाए कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि होना ये चाहिए कि जो कश्मीर के लोग रहते हैं, जिनकी वो ज़मीन है, वो ये डिसाइड करें। मगर आती एक चीज़ और है, यहाँ से बहुत बार इंडिया की तरफ से भी क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान की साइड से लोग जो हैं वो एंटर हुए हैं, और वहाँ पे अगर किसी किस्म का हंगामा होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है, तो उसको भी कहा जाता है कि पाकिस्तान फंड कर रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि जी ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिसको मैं नहीं मानती कि हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रोके। अब नॉन स्टेट एक्टर्स कह के हम साइड पर नहीं हो सकते। लेकिन कश्मीर साइड पे भी बताया जाता है कि काफ़ी फ़ौज है वहाँ पर, काफ़ी लोग सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं। आपके ख्याल से वो रोक क्यों नहीं पाते इस तरह की चीज़ों को? ना तो के फंड्स आ रहे हैं, या फिर उनको जो कुछ भी बताया जा रहा है, ठीक है, बहुत से जो है वो टेररिस्ट ग्रुप या इस किस्म के जिहादी ग्रुप तैयार किए गए थे पाकिस्तान में, और इस बात का इज़हार तो उन्होंने भी किया है, परवेज़ मुशर्रफ ने भी कहा है, और कई लोगों ने। मगर अब ये उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उस ग्रुप में से बहुत से और ग्रुप्स निकल आए। आपके ख्याल से सॉरी, इंडियन साइड पे जो आर्मी खड़ी है, वो इन चीज़ों को रोक क्यों नहीं पा रही? देखिए, इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 30-35 साल में। जब इनफैक्ट आर्मी तो बुलाई ही गई 1990 में, तब तक आर्मी थी नहीं कश्मीर में। मतलब जैसे कि बाकी कंट्री में आर्मी होती है, अलग अलग कोर्स में होती है या ब्रिगेड्स में होती है, उसी लेवल की आर्मी वहां पे भी थी। तो एक्स्ट्रा आर्मी नहीं बुलाई गई थी 1990 तक, जब ये सारा सिलसिला आतंकवाद का, इस्लामिक जिहाद का ये सिलसिला शुरू हुआ, तो तब बुलाई गई थी। अब पिछले 33 साल में आर्मी का रोल जो रहा है कश्मीर में, तो आप अगर देखेंगे 90s का जो दौर था, बहुत मुश्किल होता था आर्मी को या BSF या हमारे इंडियन पैरामिलिट्री को, बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि एक नया वॉरफेयर था और इंडिया को बिल्कुल इसकी ना खबर थी। इतने हम लोग
गरीब भी थे इतने, मतलब 80s तक तो हम बहुत ज्यादा गरीब थे। इंडिया की उतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो डिफेंस पे इतना खर्चा कर सके, या हुँ, जो नया वॉरफेयर है उस पे उसको समझने की भी कोशिश बहुत कम लेवल पे थी। तो 90s का दशक जो था बहुत मुश्किल था आर्मी में, और बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन, बहुत ज्यादा लेवल की इन्फिल्ट्रेशन 80s 90s में हुई। लेकिन जैसे जैसे इंसर्जेंसी में उन लोगों की एक्सपर्टीज आ गई, एक्सपीरियंस आ गया, और समझ आ गई कि पाकिस्तान का वॉरफेयर की क्या स्ट्रैटेजी है, तो ये लोग भी धीरे 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 करके उसको उन लोगों ने सीख गए। अब ये जो है 2000s का दशक आप देखें, तो ओवरऑल जो ग्राफ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन अगर आप देखें, ग्राफ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कंट्रोल हुआ है, क्योंकि आर्मी ज्यादा ज्यादा अलर्ट हुई हुँ, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, और जम्मू रीजन में भी इन्फिल्ट्रेशन होती थी। धीरे धीरे ग्राफ कम हुआ, और धीरे धीरे जैसे ही काउंटर इंसर्जेंसी के एफर्ट ज्यादा ज्यादा लगाए गए, वैसे ही आप देखेंगे कि टेररिज्म का ग्राफ भी नीचे आ गया। तो उससे क्या साबित होता है? उससे ये साबित होता है कि आर्मी, इंडियन आर्मी जो है कॉम्पिटेंट है, एक्सपीरियंस के साथ उनके पास एक्सपर्टीज है। अब जो इन्फिल्ट्रेशन होती है वो उन एरियाज में से होती है, और आपको बता दूं कि पिछले 33 साल में क्या हुआ, एलओसी पे भी फेंसिंग हुई। इंडिया को इनिशियली, हुँ, हम जब तक ये आतंकवाद नहीं था, फेंसिंग नहीं थी, तो फेंसिंग हुई, इंटरनेशनल बॉर्डर पे फेंसिंग हुई। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जो टेरेन है वो बहुत मुश्किल टेरेन है, माउंटेनस टेरेन है। तो जब आप फेंसिंग कर भी देते हो, उसके बाद भी ऐसे ऐसे एरियाज है, रिवर्स हो गए, या गॉर्जेस हो गए, या नाले हो गए, जहां पे आप फेंसिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन ह्यूमन हुँ, कैपेसिटी है कि ऐसे एरियाज से निकलने की कैपेसिटी होती है। हुँ, तो इन्फिल्ट्रेशन उन एरियाज से अभी भी हो रही है। हुँ, ये मैं कहूंगी कि उस लेवल की इन्फिल्ट्रेशन नहीं है जिस लेवल की हम लोगों ने 90s में देखी, 80s में देखी, और 2000s में भी देखी, उस तरह की नहीं है। लेकिन अब आप अगर देखेंगे, पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है इन द लास्ट 10 years ऑल्सो। जब हम लोगों ने, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इंडियन सिक्योरिटी सेटअप ने इनका ये जो स्टोन पेल्टर्स का सारा बस्ट कर दिया पिछले कई सालों में, 2019 से अब वायलेंस नहीं होती सड़कों पे, हुँ। पत्थरबाजी नहीं होती, मरते नहीं। तो नेक्स्ट जो इनका टैक्टिक बन गया है पाकिस्तान की आईएसआई का और आर्मी का, वो है टारगेटेड किलिंग्स, सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग्स। उसके लिए आपको पूरा एक मोबिलाइज नहीं करना पड़ेगा, आपको हजारों की तादाद में मिलिटेंट्स नहीं भेजने पड़ेंगे कश्मीर। आपको गिने चुने लोग जो है वो चाहिए, जिनको आप हथियार पहुंचा सको, और एक एक किलिंग करनी है, 2 किलिंग्स करनी, सिलेक्टेड टारगेटेड किलिंग्स करनी है, और आप खौफ पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसा ऐसा एरिया है, ऐसा रीजन है जहां पिछले 30-33 साल से हम आतंकवाद देख रहे हैं, इस्लामिक जिहाद का मूवमेंट जो है वो चल रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो जो व्यक्ति कोशिश करेगा नॉर्मल रहने की भी, उसको वो पूरा पिछले 33 साल का याद आता है कि हाँ, ये एबनॉर्मल जगह है। इसलिए ये प्रॉब्लम है। इसलिए नहीं प्रॉब्लम है कि इंडियन आर्मी इनकॉम्पिटेंट है, इसलिए प्रॉब्लम है कि जे एंड के का ओवरऑल जो टेरेन है वो प्रॉब्लमेटिक हुँ। है। जम्मू रीजन के अपर रीचेस में भी प्रॉब्लम है, और वहीं से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, हम जानते हैं। रजौरी, पुंछ, डोडा, ये सारे एरिया से हो रही है। बिल्कुल ठीक, लेकिन साथ आती लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी कि कश्मीरी पंडित्स की बात होती है, बहुत हमने न्यूज़ भी देखी हैं, उसपे टॉक शोज़ भी देखे हैं, लेकिन जिस वक़्त ये सब कुछ हो रहा था, उस वक़्त इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही थी? उस वक़्त की इंडियन गवर्नमेंट
उन्होंने क्यों नहीं रोका और इस तरह से हुआ कि उन लोगों को निकाल दिया गया कश्मीर से। और अभी ये सब चीजें हम लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मगर उस वक्त गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। पाकिस्तान को आप कुछ भी कह लीजिए, एक भारत के मुकाबले में काफी छोटी कंट्री है। अगर आप हर चीज को ये कहें कि पाकिस्तान की तरफ से ही हो रही थी, तो एज अ पाकिस्तानी मैं तो जाहिर है यही कहूंगी कि हर चीज नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी ताकत नहीं है। लेकिन आपकी तरफ से गवर्नमेंट ने क्यों उस वक्त नहीं कोई रोक लगाई किसी किस्म की? आरज़ू, मैं शायद भारत में वाहिद एक जर्नलिस्ट हूँ जिसने लगातार सिर्फ पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया है। कश्मीर में जो हुआ, कश्मीर में जो अ, हम्म। इस्लामिक जिहाद का जो मूवमेंट चला, इतने टाइम से चल रहा है, 30-35 साल से चल रहा है, और कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ। मैं लगातार एक एक ही बात कह रही हूँ और कॉन्स्टेंटली कहती आ रही हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे। एज अ जर्नलिस्ट भी मैंने कहा है, और मैंने सिर्फ अपने न्यूज़पेपर्स में नहीं कहा, मैंने हर प्लेटफॉर्म पे, यहाँ इंडिया से लेकर अमेरिका तक मैंने ये बात कही है और ओपनली कही है, बिना खौफ के। जबकि मुझे मालूम है कि ये बोलने की वजह से मैंने लाइफ में बहुत मुझे मुश्किलें भी उठानी पड़ी, बहुत मैंने मैं कहूँगी प्राइस भी अदा की है इसकी, ये सच बोलने की, कि सिर्फ पाकिस्तान ने तो जहाज चलाया, पाकिस्तान ने तो 1947 से जो वो करते आ रहे हैं वही किया। लेकिन जो फेलियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, वो फेलियर आप उसको छिपा नहीं सकते हैं, आप उसको अंडर द कारपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फेलियर इंडियन स्टेट का था कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, कश्मीरी हिंदू, जो बहुत कम तादाद में थे, 3 लाख की तादाद में थे कश्मीर में, तो वो जब रौंदे गए, उनका जब नरसंहार हुआ, तो इंडियन स्टेट जो थी ऑलमोस्ट एब्सेंट थी, मतलब वो नॉन एग्जिस्टेंट थी। फारूक अब्दुल्ला तो लंदन भाग गए, वो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे। तो आप सोचिए कि उन्होंने ऐसे सरेंडर किया कि वो लंदन भाग गए। जो इंडियन स्टेट थी, आपको याद होगा कि 1990 में इंडिया की हालत बहुत बुरी थी। इकोनॉमी जो इंडिया की थी वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी। जो आपका अभी हाल है, लगभग उस तरह का ही हाल था। शायद नहीं, इतना बुरा नहीं था, पर हमारा हाल बुरा था। पेपर्स पे बहुत बुरा हाल था हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। तो हम लोगों की सिचुएशन इकोनॉमिकली बहुत वीक थी, पॉलिटिकली भी बहुत वीक थी, क्योंकि राजीव गांधी की सरकार गिर गई और उसके बाद एक कोएलिशन का दौर शुरू हुआ, वीपी सिंह आए, और उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंडिया में क्रिएट हुई। और उस वक्त जो है डिसीजन मेकर्स जो है, ना तो उनके हाथ में इकोनॉमी थी, ना तो उनके हम्म। हाथ में राजनीति थी, और ना ही उनके हाथ में जम्मू कश्मीर था। तो ये, जब कोई भी देश इकोनॉमिकली कमजोर होता है, कोई भी देश पॉलिटिकली कमजोर होता है, तो उस वक्त आपकी जो टेरिटरी है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है। इसलिए उस वक्त की सरकार जो थी, वो वीपी सिंह की थी या राजीव गांधी की थी, 89 में राजीव गांधी की थी। मैं इन दोनों सरकारों को ब्लेम करती हूँ। वीपी सिंह सरकार के जो कोएलिशन पार्टनर्स थे, मैं उनको भी ब्लेम करती हूँ। जो उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी थी दिल्ली में, कश्मीर में, मैं उन सबको ब्लेम करती हूँ। क्योंकि जैसे ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई या हमारी इकोनॉमिक वीकनेस थी, तो इन लोगों को कश्मीर भी नहीं संभालना आया, इन लोगों को बचाना नहीं आया, इन लोगों को ये नहीं, इनसे ये नहीं हो पाया कि आर्मी को सही टाइम पे भेज दे। और जो 89 में जो उथल पुथल हो रही थी, इनफैक्ट हम्म। 87 के बाद ही जब शुरू हो रही थी, कई सारे लोग, जैसे गवर्नर जगमोहन जो थे, उन्होंने कॉन्स्टेंटली वार्निंग्स भेजी दिल्ली सरकार को, उनकी वार्निंग्स को किसी ने नहीं सुना। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने बिल्कुल इग्नोर किया। कई सारे लोग उनको बता रहे थे, कश्मीरी पंडितों ने कई सारे फोन घुमाए, दिल्ली घुमाए,
फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बोला, गवर्नर जगमोहन को भी बोला, तो किसी ने कुछ नहीं सुना, किसी ने कुछ नहीं किया। इतनी वीकनेस थी कि इंडिया कुछ नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, मैं मानती हूं कि पाकिस्तान को तो मैं कहूंगी 75% ब्लेम है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को 25% ब्लेम जाता है। बिल्कुल। और मैं तो यही कहूँगी कि उस वक़्त गवर्नमेंट को देखना चाहिए था, भारत की गवर्नमेंट को ये, और बात है कि हर चीज़ पाकिस्तान भारत पे और भारत पाकिस्तान पे डाल के गवर्नमेंट्स जो है वो अपने आप को बचा नहीं सकती। बहुत शुक्रिया आरती कि बिल्कुल। आज आप आई। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बहुत सारे वैसे तो जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, यू आर वन ऑफ देम। और बहुत अच्छा थैंक लगता है यू। जब मैं देखती हूँ एज़ अ फीमेल आगे बढ़ के बात करना बोल्डली, और वो भी हमारे जैसे देशों में। आपको पता है कि काफ़ी मुश्किल होता है। Thank you so much for बिल्कुल। joining the show. Thank you. थैंक यू आरती। Thank you.